ईरान और अमेरिका के बीच भले ही इस वक्त सीधी जंग थमी हुई दिखे, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमले की डेडलाइन तय करते हैं और फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी कांग्रेस की ही एक लीक रिपोर्ट का हवाला देकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट का लिंक शेयर किया। अराक्ची का दावा है कि इतिहास में पहली बार ईरान की सेना ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर के विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की है। हमारी शक्तिशाली सेना ने पहली बार चर्चित F-35 को निशाना बनाया। सीखे हुए सबक और अनुभवों के साथ अगर हम युद्ध में लौटे तो ये और भी हैरान करने वाला होगा। क्या है अमेरिकी कांग्रेस की वो सीक्रेट रिपोर्ट? दरअसल ये पूरा मामला अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस रिपोर्ट में ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में अमेरिकी विमान को हुए नुकसान का पूरा कच्चा चिट्ठा है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा हवाई, समुद्री और मिसाइल हमला शुरू किया था। इस अभियान के दौरान अमेरिका को अब तक कम से कम 42 विमानों और ड्रोन्स का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक जूल्स डब्ल्यू हर्स्ट ने एक सुनवाई में बताया कि इस ईरान मिशन की लागत अब तक 29 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा सैन्य उपकरणों की मरम्मत और उन्हें बदलने में किया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में जिन बड़े सैन्य नुकसानों का जिक्र है वो हैरान करने वाले हैं। अमेरिका को कहां-कहां लगी चोट? F-35A लाइटनिंग II अमेरिकी गर्व कहे जाने वाले इस स्टेल्थ फाइटर को ईरानी ग्राउंड फायर से भारी नुकसान पहुंचा। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 विमान नष्ट हुए, इनमें से 3 तो कुवैत के ऊपर खुद अमेरिकी सेना की गलती यानी फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए, जबकि एक ईरान के अंदर मारा गया। A-10 थंडरबोल्ट II ये ग्राउंड अटैक विमान भी दुश्मन की गोलीबारी में क्रैश हो गया। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ईंधन भरने वाले 60 टैंकर विमानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से एक इराक में क्रैश हुआ और सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ड्रोन मोर्चे पर तबाही। अमेरिका ने अपने 24 MQ-9 रिपर ड्रोन और एक बहुमूल्य MQ-4C टाइटन ड्रोन भी खो दिए हैं। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर F-35 के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स अब इस रिपोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि अरबों डॉलर के इस भारी नुकसान और विमानों की तबाही के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की डेडलाइन को बार बार आगे बढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी साफ करती है कि यदि ये जंग दोबारा शुरू हुई तो दुनिया को और भी चौंकाने वाले सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। इस महायुद्ध के खतरे और अमेरिका को हुए इस भारी नुकसान पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान वाकई अमेरिका के F-35 को पूरी तरह से तबाह कर सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहा जाता है कि पश्चिम हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है और आरोप लगता है कि ईरान को लेकर ये सारी कवायद अमेरिका करता रहता है इस्राएल के साथ मिलकर। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंग में सब जायज है और जब सारी कोशिश करके भी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सत्ता नहीं पलट पाई तो अब अंदरूनी तौर पर नेताओं को लड़वाने, उनमें फूट डालने की कोशिशें भी जारी हैं। आरोप ये भी लगता है कि इसमें पश्चिमी मीडिया का बड़ा किरदार रहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के साथ मिलकर उसकी योजना ईरान में खामनेई रिजीम को पलटकर पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को ही गद्दी सौंपने की थी, लेकिन जब उनके घर पर ही हमला हो गया तो वो अमेरिका के प्लान से हट गए। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया गया है कि 28 फरवरी 2026 को हमले के बाद अमेरिका और इस्राएल की शुरुआती योजना ईरान पर सत्ता पलटकर पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को बैठाने की थी, लेकिन अहमदीनेजाद के घर पर हमले के बाद से वो खुद पलट गए। अमेरिकी अखबार की माने तो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम को हटाने के प्लान में महमूद अहमदीनेजाद भी शामिल थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही फूट डालने और राज करने का तरीका है। अमेरिकी मीडिया इस तरह की बातें फैलाकर ईरान की लीडरशिप में भी टकराव पैदा करना चाहता है, क्योंकि ईरान में अमेरिका ने वो सब करके देख लिया जो वो कर सकता था। ईरान एक्सपर्ट और गल्फ न्यूज के पूर्व एडिटर बॉबी नकवी कहते हैं कि अगर अमेरिका को ईरान से कुछ हासिल करना होता
तो 70 दिनों में उसे मिल चुका होता। लेकिन पश्चिम को ना पचने वाली सच्चाई तो यही है कि आज भी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार है। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल हो गया है, जो जंग से पहले नहीं था। देखा जाए तो अमेरिकी अखबार के दावे के इतर पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की छवि इसराइल के कट्टर विरोधी के रूप में रही है। जैसे कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद हर नेता की होती है, फिर उनका अमेरिकी और इसराइली हमले में मिले होने का दावा दुश्मन की चाल के तौर पर ही देखा जा रहा है। अमेरिकी अखबार कहता है कि अहमदीनेजाद के घर पर हमला इसीलिए किया गया था ताकि उन्हें ईरान की नजरबंदी से आजाद कराया जा सके। लेकिन हमला भीषण था, जिसमें बुरी तरह जख्मी होने के बाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका इसराइल के प्लान से खुद ही हट गए। ईरान पर शुरुआती हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और अन्य टॉप अफसरों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ये विचार व्यक्त किया था कि अच्छा यही होगा कि यदि ईरान के अंदर से ही कोई देश की बागडोर संभाल ले। तो क्या उनका इशारा महमूद अहमदीनेजाद की तरफ था? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिकी इसराइली हमले में जख्मी होने के बाद से महमूद अहमदीनेजाद को अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखा गया है। फिलहाल वो कहाँ है, किस हाल में है, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकार कहते हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के नेताओं में फूट डालना आसान नहीं होता है। वहाँ नेताओं में विकास के तरीकों और विदेशों से संबंधों को लेकर अपनी अपनी नीतियां और वैचारिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर और उनके सिद्धांतों पर सबको चलना पड़ता है। और अमेरिका ईरान की इसी सर्वोच्च धार्मिक सत्ता को हिला नहीं पाया है। साल 2005 से 2013 तक अपने राष्ट्रपति काल के दौरान महमूद अहमदीनेजाद इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के अपने ऐलान के लिए जाने जाते रहे हैं। अहमदीनेजाद ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और वो इसके प्रबल समर्थक भी रहे हैं। अमेरिका के कट्टर आलोचक भी रहे हैं महमूद अहमदीनेजाद, लेकिन उनके लिए इस तरह की बातें अमेरिका मीडिया की तरफ से आना चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या अमेरिका का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ईरान पर हमला करने से डर गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में हमला इसलिए रोका क्योंकि खाड़ी देशों ने कहा रुक जाइए, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह बना दिया जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रह गया। यही वजह है कि 8 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम के बाद कई बार कड़े बयान देने के बावजूद ट्रंप अब ईरान पर बड़े हमले का फैसला लागू नहीं कर पाए। सवाल उठने लगा, क्या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल चुका है और क्या अमेरिका पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां हमला करना खुद उसके लिए भारी पड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने बीच में दखल देकर कुछ दिन रुकने की अपील की। ट्रंप के मुताबिक इन देशों का मानना था कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का दावा है कि पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी अहम खुफिया जानकारी भेज दी, जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स के पैटर्न, हवा में ईंधन भरने की रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के तरीके और ऑपरेशन के कुछ तकनीकी आदतें। अगर ये दावे सही हैं तो इसका मतलब होगा कि ईरान अब अमेरिकी हमलों के संकेत पहले से पहचानने की बेहतर क्षमता रख सकता है।